हम करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक कारणता। ये क्या है भाई? इसके इंट्रोडक्शन के बारे में एक बार इसका परिचय हम देखते हैं। इतिहास में कोई भी घटना अकारण नहीं होती है और प्रत्येक कारण का कुछ प्रभाव भी होता है। प्रारंभिक समय में इतिहासकार और विद्वान घटना के कारणों को महत्व नहीं देते थे, क्योंकि वे इन्हें ईश्वर की इच्छा के रूप में हस्तक्षेप मानते थे। परंतु कारणों की अनिवार्यता को समझा गया, क्योंकि वे भविष्य के कार्यों के एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक स्वीकार कर लिए गए हैं। प्रारंभ में इतिहासकार केवल घटना पर अपना ध्यान केंद्रित रखते थे, जैसे युद्ध कब हुआ और कहाँ हुआ और वह कितने लोग मारे गए, सेनाओं की योजना किस प्रकार की गई। अब क्योंकि इतिहासकार का दृष्टिकोण मूल्य आकलन पर आधारित हो गया है, अतः घटनाओं के कारणों की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित होने लगा। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था इतिहास में, इतिहास का अध्ययन किस प्रकार से होता था कि कोई घटना हो जाती थी, उस घटना के बारे में एक हिस्टोरियन, एक इतिहासकार उस घटना के बारे में ही पूरा विवरण लिख देता था। लेकिन घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण थे, इसको वो कोई भी महत्व नहीं देता था। उनका मानना था कि घटना का होना एक ईश्वर का ईश्वर की इच्छा के अनुसार घटना हो रही है। अगर हम इसके अंदर हस्तक्षेप करेंगे तो ईश्वर की इच्छा के अंदर हस्तक्षेप माना जाएगा। इसके बाद आता है कारण की उत्पत्ति। कारण शब्द की उत्पत्ति मूलतः लैटिन शब्द कोसा से हुई, जिसका तात्पर्य दो घटनाओं के मध्य का संबंध से है। कारण शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन वर्ड से हुई है भाई, कोसा, जिसका तात्पर्य क्या है कि दो घटनाओं के मध्य संबंध, कोई ना कोई दो घटनाएं जिनके मध्य रिलेशन है। गस्टावस ने नामक इतिहासविद की धारणा है कि कारण उन महत्वपूर्ण पहलुओं का एक भाग है जो सिद्ध करते हैं कि अमुक ऐतिहासिक घटना क्यों घटित हुई। घटना का कारण साधारण व जटिल कुछ भी हो सकता है। साधारण कारण को सफलतापूर्वक समझा जा सकता है, जबकि जटिल कारण को जानने के लिए पूछताछ और धैर्य की आवश्यकता होती है। घटना का कारण तत्कालीन अथवा गुप्त दो प्रकार होता है। दोनों ही कारण घटना के होने में अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं और एक दूसरे को संलग्न करते हैं। घटना की श्रृंखला में तत्कालीन कारण मुख्य कारण बन जाता है और उन्हें चरमोत्कर्ष के लिए प्रेरित करता है। घोष चौक ने उचित लिखा है कि इसकी तुलना माचिस की उस तीली से की जा सकती है जिसे ज्वलनशील पदार्थ के ढेर पर डाला गया हो, अथवा हथौड़े से प्रहार से जिसे विस्फोटक पर मारा गया हो। देखिएगा भाई, सभी ने कारणता की जो घटना के बारे में ना अलग अलग बताया है। इन्होंने बताया है कि किसी भी घटना के दो कारण हो सकते हैं, एक तो उसके कोई पीछे के कारण, एक तत्कालीन कारण। अगर हम आज बात करें 1857 की जो क्रांति थी, जो रिवॉल्यूशन था, उसके भी होने के मुख्य रूप से दो कारण थे। एक तो उसके पीछे के कारण थे और एक उसका वर्तमान कारण था। वर्तमान कारण क्या देता है? उस घटना को चिंगारी का रूप देता है। जिस प्रकार से 1857 की क्रांति के पीछे के कारणों की अगर हम बात करें तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हम इसमें डाल सकते हैं कि पहले क्या था कि अंग्रेजों के लगान लगाने की वजह से, देश के आर्थिक जो संसाधनों का भरपूर रूप से दोहन होने की वजह से, और हमारे ऊपर करारोपण की वजह से, और अंग्रेजों के अत्याचार की वजह से, और किसानों पर बार बार किया जाने वाला ज़्यादा से ज़्यादा करारोपण, उनके ऊपर किया जाने वाला अत्याचार, और ये जो मुख्य इसके प्रीवियस कारण हम 1857 की क्रांति कह सकते हैं। लेकिन वर्तमान कारण कौन से थे जिन्होंने एक विस्फोटक में चिंगारी का काम किया? वो कारण थे चर्बी लगे कारतूस। जो हिंदू और मुसलमान दोनों के दोनों जो समुदाय हैं वो भड़क जाते हैं और 1857 की क्रांति में एक चिंगारी का रूप दे देते हैं। उसी प्रकार इसमें बताया गया है। ठीक है भाई। कारण की अवधारणा क्या है? कारण की अवधारणा के संबंध में किंतु इसके महत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने दो अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। अरस्तु ने लिखा कि कारणों के अभाव में किसी घटना अथवा कार्य का होना संभव नहीं है। कार्ल यूंग की मान्यता है कि कारण की अवधारणाओं को सभी विद्वानों ने 18वीं शताब्दी में व्यक्त किया है। इसी प्रकार रेनियर का मत है कि किसी भी घटना में एक नहीं अपितु अनेक कारण होते हैं। इसी प्रकार एचकार मानता है कि अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता प्रदान करना और कारण व परिणाम के परस्पर संबंध को क्रम अनुसार वर्णित करना ही
इतिहास है। अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग अवधारणा दी है भाई। इसमें बोला है कि ऊपर से जो चली आ रही जो घटना है उसका क्रमबद्ध अध्ययन करना ही इतिहास है एचकार के अनुसार, कि उनके क्या कारण रहे, कैसे घटी, क्यों घटी, उनका क्रमबद्ध सीरीज के अंदर उनका सीरीज वाइज अध्ययन करना ही इतिहास है। आगे चलते हैं। यद्यपि कॉलिंगवुड का यह मानना है कि इतिहास अतीत के मानवीय कार्यों का अध्ययन है। सही बात है भाई। अतीत अतीत मतलब जो भूतकाल में जो मानव ने जो कार्य किया है उनका अध्ययन है इतिहास। परंतु इसे सब विद्वान सहमत नहीं है, क्योंकि क्योंकि अनेक घटनाओं में मानवीय क्रियाओं के स्थान पर प्राकृतिक कारण प्रदान होते हैं। मोहम्मद तुगलक की करवृद्धि की योजना असफलता में अकाल की मुख्य भूमिका रही। शेरशाह द्वारा हुमायूं को पराजित किए जाने के बाद बाढ़ का योगदान रहा, और रूस में नेपोलियन की पराजय का मुख्य कारण अत्यधिक था। क्या कह रहा है भाई कि इतिहास इतिहास है वो मानव क्रियाओं का क्या है, क्रमबद्ध अध्ययन है। ये कहा है रेनियर ने, कॉलिंगवुड ने। लेकिन कई बार क्या होते हैं, मानवीय क्रियाओं में प्राकृतिक फैक्ट भी हो सकते हैं, प्राकृतिक तथ्य भी हो सकते हैं, प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं देखिएगा। जिस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक ने करारोपण वगैरह किया और अपनी राजधानी ट्रांसफ़र की, दौलताबाद की, उस समय उसकी जो सारी की सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं। किसकी वजह से फेल हो जाती है? क्योंकि अकाल पड़ जाता है, आर्थिक मंदी आ जाती है, लोगों के पास खाने के लिए दाने नहीं होते हैं, अनाज नहीं होता है। यही रीजन है कि प्राकृतिक अकाल पड़ गया। मानव क्रियाओं के अंदर क्या हुआ, प्राकृतिक आपदा आ गई। उसी प्रकार शेरशाह का और हुमायूं का जो युद्ध था वो बाढ़ आने के कारण, और नेपोलियन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से इतिहास की जो मानवीय क्रियाओं का जो अध्ययन है उसके अंदर जो प्राकृतिक इफेक्ट भी पड़ता है। इतिहास में कार्य कारण संबंध, इतिहास का और कार्य कारण संबंध क्या है भाई? इतिहास में कार्य कारण का अत्यधिक संबंध है। कारण के अभाव में किसी घटना का कोई होना कदापि संभव नहीं है। ये रियल है भाई कि बिना कारण के कोई भी घटना नहीं घट सकती है। विभिन्न विद्वानों ने इस संदर्भ में अपने मत व्यक्त किए हैं, परंतु तथ्य को सभी ने मत से संबंधित किया है कि कोई भी कार्य में कारणों का होना आवश्यक है। अतः किसी भी घटित घटना के संबंध में स्पष्ट करने के लिए कार्य कारण संबंधों की विवेचना आवश्यक है। इतिहास का कारण और तथ्य के अत्यंत निकट संबंध होता है, और इतिहास अपनी व्याख्या के अनुसार कारणों की क्रमबद्धता प्रदान करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी तथ्यों को और कारणों का चयन प्रक्रिया ही इतिहास है। आधुनिक वैज्ञानिक इतिहासकारों के अनुसार कारणों की व्याख्या में कल्पना की भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। क्रोंचे एवं कॉलिंगवुड दोनों का मानना है कि काल्पनिक ऐतिहासिक ज्ञान का मूल स्रोत है। अगला था भाई कार्य कारण के सिद्धांत। देखो भाई, कार्य कारण के है ना अलग अलग सिद्धांत सभी विद्वानों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। कार्य कारण के अनेक सिद्धांत हैं भाई। प्रत्येक सिद्धांत तर्क संगत प्रतीत होते हैं। इनमें से निम्नलिखित सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया है। उसमें से जो कुछ मुख्य हैं उनको बताया गया है। एक है देवी योजना। इस सिद्धांत के समर्थकों का विश्वास है कि इतिहास में भाग्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समस्त सभ्यताएं जैसे बेबीलोन हुई या ग्रीक हुई इस सिद्धांत में विश्वास रखती है। प्रत्येक धर्म, चाहे हिंदू हो, इस्लाम, ईसाई और चीनी, सभी ने सिद्धांत का समर्थन किया है। इन सभी धर्मों को मानने वालों का विश्वास है कि सभी राजा, नायक, पादरी और समाज बुद्धिवादी कई घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जो ईश्वर की इच्छा से घटित होती हैं। ये भाई सभी धर्मों के लोगों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी हो या फिर चीनी हो, बेबीलोनी सभ्यता हो या ग्रीक की सभ्यता हो, इन सभी सभ्यताओं के लोगों का मत है कि देवी की योजना का भी होना महत्वपूर्ण इतिहास में भूमिका अदा करता है। क्योंकि सभी की सभी घटनाएं राजाओं और पादरियों की इच्छा के अनुसार नहीं, कुछ घटनाओं पर अहम महत्व ईश्वरीय शक्ति या देवीय शक्ति का भी होता है। ईश्वरीय या देवी शक्ति को हम प्राकृतिक आपदा वगैरह में भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं उसको ही ईश्वरीय या देवीय घटनाएं कहा जाता है। बुद्धिवादी सिद्धांत क्या है भाई? 17वीं और 18वीं शताब्दी में लोगों में जागृति आने लगी। इस काल में समाज में बुद्धिवादी का उत्थान हुआ।
अनेक विद्वानों, इतिहासकारों और चिंतकों ने घटनाओं में घटित होने वाली दैविक योजना का बहिष्कार किया। उन्होंने मानव के विकास में ईश्वर के संलग्न होने की असहमति प्रकट की। उन्होंने मानव को अपना ध्यान आकर्षित किया और उसकी भूमिका पर विशेष बल दिया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में लोगों की जागृति आने लगी थी। क्यों आने लगी थी भाई? यह एक एजुकेशन का एक ऐसा प्रसार हुआ कि लोग पढ़े लिखे, विज्ञान के बारे में लोगों को जानकारी मिली और सभी के सभी लोग किस पर बात करने लगे? साइंटिफिक बात करने लगे, साइंटिफिक फैक्ट के ऊपर बात करने लगे। वो काल्पनिक बातों को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था। अगला था राष्ट्रीय सिद्धांत। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में साथ साथ कारण से संबंधित एक अन्य समस्या को स्वीकार किया गया, वह राष्ट्रवाद की भावना थी, जिसने 19वीं शताब्दी में ठोस आधार ग्रहण कर लिया था। राष्ट्रवाद की भावना के कारण अनेक लड़ाइयाँ या युद्ध, ताकि शक्तिशाली राष्ट्र दुर्बल राष्ट्रों को अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। ये अभी राष्ट्रवाद की भावना 19वीं शताब्दी का जब प्रारंभ होता है तो क्या होता है भाई? बहुत से देशों के ऊपर ब्रिटिश ने अपना राज कर लिया था, क्योंकि ब्रिटिश राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने देश की तरह एक अपने देश को एकता के रूप में जोड़ना, अपने देश को एक यूनिटी की पावर के रूप में खड़ा करना और अपना आधिपत्य स्थापित करना। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में लगभग पूरे आधे से ज़्यादा विश्व के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और अपनी राष्ट्रवाद की भावना को बनाए रखा था। अगला था वैज्ञानिक सिद्धांत। रैंक के नेतृत्व में 19वीं शताब्दी में एक नवीन ऐतिहासिक सिद्धांत का उदय कई इतिहासकारों में दृष्टिगोचर हुआ। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इतिहास का वर्णन बिना कार्य कारण संबंध से भी किया जा सकता है। उसका यह मत था कि इतिहास का सर्वोत्तम दर्शन कदाचित कारण का सिद्धांत पर आधारित नहीं है, अपितु घटना और परिणाम पर केंद्रित है, किंतु उन्होंने व्यक्त करने का प्रयास नहीं किया। वैज्ञानिक दृष्टि क्या कहती है भाई? इसके पीछे ना तो कोई देवीय दृष्टि है, ना कोई बौद्धिकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है और कार्य कारण घटना है। कोई भी कार्य जब घटित होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। मानव भाव का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह स्वीकार किया गया कि मनुष्य में मानव भाव प्रमुख प्रेरित करने वाली शक्ति है। इस सिद्धांत के समर्थक इस पर बल देते हैं कि मानव भाव कई महत्वपूर्ण घटनाओं में प्रभाव उत्पादक भूमिका अदा करते हैं। सिद्धांत के समर्थकों ने हिंगल, कॉम्टे व सीमन इनके अंदर प्रमुख है। लास्ट आता है भाई कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्वयं कार्ल मार्क्स था, जिसने ऐतिहासिक घटनाओं को घटित होने की भौतिकवादी व्याख्या को प्रस्तुत किया। उसने सिद्धांतों को संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। वर्तमान में यह सिद्धांत समाज को भी अपने प्रभाव के अंतर्गत ला रहा है। लास्ट आता है इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या कहते हैं? प्रारंभ में इतिहासकार केवल घटनाक्रम में अपना ध्यान केंद्रित रखते थे। ठीक है भाई, पहले क्या था? इतिहासकार केवल घटनाक्रम पर अपना ध्यान करते थे, जैसे युद्ध कब, कहाँ, क्यों और कितने लोग मारे गए, सेनाओं की योजना किस प्रकार की थी। कारण की अवधारणा के संबंध में इतिहासकार का परस्पर मतांतर, किंतु उसके महत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। सही है। कारण व परिणाम एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि अगर कारण नहीं होगा तो परिणाम नहीं होगा, और परिणाम कब होगा? जब कारण होगा। कारणों में अंतर होने पर परिणाम में अंतर का होना भी स्वाभाविक है। अगर कारण में अंतर हुआ तो परिणाम में भी अंतर होगा। जिस प्रकार अत्यधिक शीत का परिणाम क्या होता है? हिमपात। अगर ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो क्या होगा? बर्फ पड़ेगी। उसी प्रकार मानसून का कारण, अगर मानसून आएगी तो वर्षा होगी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में लोगों में जागृति आने लगी और इस काल में समाज में बुद्धिवाद का उत्थान हुआ। उन्होंने विद्वानों, इतिहासकारों और चिंतकों ने घटनाओं की घटित होने वाली दैविक योजना का बहिष्कार किया। देखो भाई, ये थी हमारी कारणता कि इतिहास की जो घटना है उसमें कारणता का क्या प्रभाव है। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का हमारा टॉपिक था। इसके अंदर हमने यही पढ़ा कि पहले क्या होता था। जितने भी इतिहासकार हुए हैं, चाहे हेरोडोटस हुए जिसको इतिहास का पिता कहते हैं, या थुसिडाइसिस हुए हैं, इन सभी ने क्या किया? अपने पूर्वजों का इतिहास लिखा था और अपने पूर्वजों का इतिहास इन्होंने अपनी काल्पनिक दृष्टि से लिखा और उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखा। उनके अंदर कोई साइंटिफिक रीजन हमें दिखाई नहीं देता है, वैज्ञानिकता उनके अंदर हमें दिखाई नहीं देती है। इन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा, घटना घटना घटी, क्यों घटी और कैसे घटी, इतना ही लिखा। लेकिन ये उनके बारे में इतना उन्होंने साइंटिफिक तरीके से नहीं बताया गया कि घटना के पीछे क्या कारण रहे, घटना के पीछे क्या कारण रहे और इसका परिणाम हुआ तो क्या हुआ, और इसका परिणाम किस प्रकार से सोसाइटी के ऊपर प्रभाव हमें देखने को मिला। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं हमें इसके अंदर
नहीं देखने को मिलती थी। लेकिन कारणता के बाद में 17वीं 18वीं शताब्दी में लोगों की बुद्धि का विकास होता है, एजुकेशन का प्रसार होता है, लोग पढ़े लिखे साइंटिफिक बातें करने लगे, तथ्य के आधार पर इतिहास की गणना की जाने लगी। पहले सिर्फ मानवीय क्रियाओं का क्रमबद्ध इसके अंदर अध्ययन किया जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, फैक्ट के बेस के ऊपर इसके अंदर बातें की जाने लगी। इसी प्रकार से भाई हमने ये जो टॉपिक है ये समराइज किया है थोड़े कम समय में, और इसका जो पीडीएफ का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे। अगर किसी को कोई समझ में ना आया हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और थैंक यू।